नमस्कार। आज हम 10वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित पाठ बाल गोविंद भगत पर बात करेंगे, जिसके लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। रामवृक्ष बेनीपुरी एक मशहूर लेखक हैं जो अपनी रचनाओं में जीवंतता के लिए जाने जाते हैं। 15 वर्ष की अवस्था में रामवृक्ष बेनीपुरी ने लेखन कार्य प्रारंभ किया। उनके लेख विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में छपते रहे और तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी जैसी तमाम पत्रिकाएं उनके लेखन की गवाह हैं। उनके लेखन का क्षेत्र जो है वो मुख्य रूप से अगर हम बात करें कि जो रेखा चित्र का क्षेत्र है उसमें उन्होंने महारत हासिल की है। बिहार के रहने वाले मुजफ्फरपुर ज़िले के बेनीपुर गांव में 1899 में जिनका जन्म हुआ, वैसे बेनीपुरी 1920 से ही राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़ गए थे और उसमें वो कई बार जेल गए और साहित्य को उन्होंने स्वाधीनता आंदोलन में एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना शुरू किया। जनता के बीच में अपने विचारों को ले जाने के लिए वो जनता के बीच से पात्रों को चुनते थे और उन्हें अपने जीवन के दुख दर्द के साथ संवेदित करते थे। रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना बाल गोविंद भगत एक रेखा चित्र है। रेखा चित्र के बारे में बात जब हम करते हैं, बेनीपुरी जी ने गद्य की विभिन्न विधाओं में लेखन कार्य किया है और उनकी समूची रचनाएं बेनीपुरी ग्रंथावली में संकलित हैं। मुख्य रूप से जो उनकी रचनाएं हैं वो पत्तों के देश में, चिता के फूल, आम्रपाली, माटी की मूर्तें, पैरों में पंख बांधकर, ये यात्रा वृत्तांत बहुत महत्वपूर्ण यात्रा वृत्तांत है। हिंदी में बहुत कम ऐसे यात्रा वृत्तांत लिखे गए हैं जो अपने साथ पाठकों को भी बांध करके और एक जीवंत तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। जंजीरें और दीवारें उनके संस्मरण का संग्रह है। तो उनकी जो रचनाएं हैं वहाँ पर मानवीय मुक्ति की चिंता का और इतिहास के साथ एक खास संबंध दिखाई देता है। जो उनकी रचनाएं हैं उनमें से ज़्यादातर रचनाएं रेखा चित्र जो हैं वो प्रसिद्ध हुई और रेखा चित्र की खासियत ये है कि ये हिंदी के गद्य लेखन का एक ऐसा रूप है जिसमें जो शब्दों के माध्यम से चित्र को बनाया जाता है। अंग्रेजी में स्केच की बात होती है, जहाँ पर कोई चित्रकार है और वो रेखाओं के द्वारा किसी भी व्यक्ति या वस्तु की आकृति को अंकित करता है। रेखा चित्र में यही काम शब्दों के द्वारा होता है। कम से कम शब्दों में किसी वस्तु या व्यक्ति या दृश्य को इस प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है कि वो आपकी संवेदना को जागृत करता है और आपके हृदय को छूने की कोशिश करता है। और इसमें विस्तार कम होता है लेकिन भावों की जो है संश्लिष्टता और संवेदनशीलता अधिक रहती है। जैसे चित्रकला में रेखाओं के माध्यम से दृश्य है और उसमें एक जो है गति की जो बात होती है वो शब्दों के माध्यम से यहाँ पैदा की जाती है। यानी कि ये साहित्य की ऐसी विधा है जिसको हम चित्रकला के साथ जोड़ सकते हैं। जैसे चित्रकला में दृश्य वस्तु का उद्घाटन होता है, वैसे ही यहाँ पर वक्तव्य वस्तु का उद्घाटन होता है। तो इसलिए इसे शब्द चित्र भी कहा जाता है। उसकी एक विशेषता ये होती है कि इसमें कल्पना या अनुभूति का कोई रंग अलग से नहीं होता है। व्यक्ति और वस्तु और दृश्य जो है उसका हूबहू चित्र भावनाओं के साथ जो है वो अंकित किया जाता है। इसलिए रेखा चित्र में मुख्यतः जो है वो दृश्य की प्रस्तावना जो है वो आपको मिलेगी। इसमें जो और दूसरी बात क्या होगी कि उसमें एक रफ्तार, भाषा से ही उसमें गति लाने की कोशिश की जाती है और इससे वो एक गतिशील बिंब का निर्माण करते हैं। गति, व्यंजना और चित्रात्मकता रेखा चित्र के विशेष गुण होते हैं। रेखा चित्र में साधारणतः यथार्थवादी दृष्टि का आग्रह होता है। महादेवी वर्मा की जो पुस्तक है अतीत के चलचित्र और रामवृक्ष बेनीपुरी की ही जो रचना है माटी की मूर्तें, उनको रेखा चित्र का श्रेष्ठ उदाहरण हम मान सकते हैं। आपने पढ़ा भी होगा महादेवी वर्मा द्वारा लिखित रचनाएं अलग अलग कक्षाओं में आप
पाठ्य के रूप में रखी गई हैं, जैसे रामा है, घीसा है, गिल्लू है, और यूँ भी स्वतंत्र अध्ययन के लिए भी पुस्तकों के रूप में उपलब्ध हैं। इसी तरह से रामवृक्ष बनपुरी के और जो दूसरे रेखाचित्र हैं, रजिया है, बलदेव सिंह है, देव है, ये भी काफ़ी चर्चित हुए और पाठक इन्हें चाव से पढ़ते हैं। और जो बाल गोविंद भगत पाठ जो 10वीं में रखा गया है, इसमें रेखा चित्र के बीच से, रेखाओं के बीच से एक कहानी भी निकलती है। इसमें जो एक किसान का जो जीवन है, जो गांव में काम करता है, जो मेहनत करता है, ऐसे किसान जो जीवन में जो है वो सन्यासी नहीं है, लेकिन वो सन्यासी के सारे गुणों को धारण करता है। तो ऐसे व्यक्ति की जो है जो सामाजिक रूढ़ियों से अपने जीवन के भीतर एक तो वाचाल होकर के बाहर बोलना, दूसरा अपने जीवन में ही उसको उतार लेना, जो जीवन का मर्म है, और रूढ़ियों से संघर्ष करना। तो इस प्रकार से बाल गोविंद भगत का एक चरित्र जो है, उसके जीवन की झांकी जो है इस पाठ में दिखाई देती है। बाल गोविंद भगत जो है वो मझोले कद के व्यक्ति हैं, जैसा पाठ के प्रारंभ में बताते हैं रामवृक्ष बेनीपुरी, और वो लगभग 60 साल के उनकी आयु बताते हैं। वो एक जो है उनका चोला जो है वो सन्यासियों वाला चोला नहीं है, लेकिन वो सन्यासियों से मिलता जुलता कुछ जो है वो धारण करते हैं। वो कंठी पहनते हैं, वो एक टोपी पहनते हैं, और वो एक इस प्रकार से जो है चंदन वगैरह लगाते हैं, और एक उनकी एक अलग छवि जो है, जैसे कबीर की छवि है, लगभग उसी प्रकार से कुछ रामवृक्ष बेनीपुरी ने बाल गोविंद भगत की बनाने की कोशिश की है। साधु नहीं हैं, लेकिन खेती बाड़ी करने वाले गृहस्थ हैं, कबीर के अनुयायी हैं, और उन्हीं की तरह मेहनत करके अपना जीवन यापन करते हैं। कबीर की कविताओं को मधुर स्वर में गाते हैं और उनके आदर्शों पर चलने की कोशिश करते हैं। बाल गोविंद भगत की विशेषता ये है कि वो सरल प्रवृत्ति के व्यक्ति ऐसे हैं जो बिना पूछे किसी की वस्तु को हाथ तक नहीं लगाते, और अपने को लालच से हमेशा दूर रखते हैं, झूठ नहीं बोलते, उनका व्यवहार खरा है, और वो अपने श्रम से जो है अपने जीवन को चलाते हैं, लेकिन कहीं भी स्वामित्व का भाव उनके भीतर नहीं आता है। अपनी समूची उपज को एक कबीरपंथी मठ में जा कर के अर्पित कर देते हैं, फिर वहाँ से उनको जो है प्रसाद के रूप में वापस मिलता है कुछ हिस्सा, और फिर उसी हिस्से से वो अपना गुजारा करते हैं। तो इस प्रकार से अपने जीवन के प्रति एक ईमानदार जो है प्रयास, और उसके लिए कोई दिखावा नहीं है, बल्कि भीतर से वो बात उनके निकल के आती है, उनके व्यवहार में वो चीज़ शामिल है। बाल गोविंद भगत बहुत अच्छा गायन करते हैं। कबीर के जो पद हैं उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी ने बताया है कि धान की रोपनी करते हुए भादों की मूसलाधार बारिश के बाद कार्तिक से लेकर फागुन के माह तक चलने वाली प्रभाती के समय में, या गर्मियों की उमस भरी शाम हो, उनमें उनका जो गायन है वो हर किसी के जो है मन के ऊपर छा जाता है। उनके कंठ से निकलने वाले संगीत के जादू से हर गतिविधि में ताल पैदा हो जाती है, और वो एक निश्चित ताल और लय में गाते हैं। उनके स्वर के आरोह और अवरोह के साथ श्रोता का मन भी जो है ऊपर की ओर जो है उठता चला जाता है, और धीरे धीरे वो उसके ऊपर इतना हावी हो जाता है कि वो उसके धुन पर नाचने के लिए विवश हो जाते हैं। लेकिन वो केवल संगीत के लिए नहीं जीते हैं, उनका जीवन एक उद्देश्य के साथ है। और कहीं भी, जैसे कबीर हैं, तो कबीर एक जुलाहा थे, कपड़ा बुनते थे, वैसे ही बाल गोविंद भगत एक किसान हैं, और वो अपने शरीर को कीचड़ में डालकर खेतों में रोपनी करते हैं। उनकी उंगलियों से धान के पौधे जो है पंक्तिबद्ध रूप से वो खेतों में डाले जाते हैं, और वो पैदल ही जो है हर जगह जो है जाते हैं, 2-2 मील दूर नदी तक जाते हैं, वहाँ से स्नान करके आते हैं। तो इस प्रकार से वो एक मेहनत श्रम से भरी हुई जिंदगी को जीने वाले व्यक्ति हैं, और केवल वेशभूषा से साधु नहीं हैं।
उनका जीवन जो है वो कबीर के वचनों और आदर्शों को जो है धारण करता है, अपने चरित्र में उतारते हैं उसे। वो अपनी उम्र के बावजूद उनके भीतर इतनी शक्ति है, इतनी फुर्ती है कि वो सबको जो है उससे चमत्कृत करते हैं। सुबह की जो है ठंड के समय में भी सुबह 2-2 मील जाते हैं, नदी में स्नान करने जाते हैं। और भादों के समय जब बारिश का समय होता है तो रात में अकेले ही खेतों में भी जाकर के मेहनत करते हैं। तो जीवन की जो कठिन स्थितियां हैं उसके बीच में भी उनका संगीत उनके जीवन में शामिल है और उनका जो है सहायक बना रहता है। इससे पूरे गांव में ऐसा जो है रामवृक्ष बेनीपुरी ने बताया है कि पूरे गांव में उसका एक अपना प्रभाव है, उनकी बड़ी जो है इज्जत है। अब भगत का एक इकलौता बेटा वो कुछ सुस्त था, उसके लिए सुस्त और बोदा शब्द का इस्तेमाल किया है। बोदा का मतलब है कि उसमें कोई बहुत चमक नहीं है, यानी कि बहुत उत्साही व्यक्ति नहीं है। तो लेकिन बेटा है तो उससे वो प्यार करते हैं। लेकिन कोई बीमारी होती है और एक दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। भगत जो है बेटे की मृत्यु को जो है वो एक इस रूप में लेते हैं जैसे शरीर मिट्टी है और आत्मा जो है वो ईश्वर का अंश है। तो पुत्र का शव जो है उसके बगल में बैठ करके वो कबीर के पद गाते हैं और उस पद का भाव है कि जो ईश्वर के से मिलने के बारे में बताता है। वो अपनी पुत्र वधू को भी समझाते हैं कि ये रोने का समय नहीं है, उत्सव मनाने का समय है। बिछड़ी हुई आत्मा अपने प्रियतम ईश्वर से मिलने चली गई है और ये आनंद की बात है। भगत ने शरीर की नश्वरता और आत्मा की अमरता का भाव अपनी पुत्रवधू को समझाया और खुद तो उसको मान ही रहे थे। धीरे धीरे प्रकारांतर से उनकी जो है दिनचर्या जो है पुत्र के बिना भी जो है चल पड़ी। पतोहू देखभाल करती थी, लेकिन भगत जो है उनके मन में कोई बात है, वो अपनी पतोहू को अपने साथ रखने को अब तैयार नहीं है और वो उसके भाई को बुलाते हैं और उसको कहते हैं कि इसे तुम अपने साथ ले जाओ और इसकी दोबारा शादी करा देना। क्यों? क्योंकि वो अपनी पुत्रवधू को भी बहुत प्यार करते हैं, तो जानते हैं कि इसका जीवन जो है वो मेरे साथ आगे अब संभव नहीं है। पुत्रवधू नहीं मानती है, हट करती है, मोह में है वो। तो वो चाहती है कि मैं भगत के साथ रहूं, क्योंकि मेरे जाने के बाद भोजन कौन बनाएगा, इनकी सेवा शुश्रूषा कौन करेगा। लेकिन भगत उसकी बात नहीं मानते हैं, बल्कि अपनी बात को मनवाने के लिए घर छोड़ने की धमकी भी दे देते हैं। विवश पतोहू को भगत की बात माननी पड़ती है, उसका पालन करना पड़ता है। तो बात यह है कि भगत अपने पुत्र और पुत्रवधू से प्रेम करते थे और इसलिए उसकी भलाई के बारे में वो सोच रहे थे। पुत्र की मृत्यु को वो आत्मा की मुक्ति मानते हैं और इसी कारण जो है वो उसका उत्सव भी मना रहे हैं। जो विधवा पुत्रवधू है, देखिए रूढ़ियों को तोड़ने की बात, अपने व्यवहार में रूढ़ियों को तोड़ने के लिए भगत आगे बढ़ते हैं। वो बहुत ही सहज भाव से वो उसके भाई को बुलाते हैं, विदा करते हैं और कहीं से भी इस बात की घोषणा नहीं करते हैं कि मैं कोई क्रांति कर रहा हूँ, लेकिन वो जीवन में एक क्रांति कर रहे होते हैं। विधवा पुत्रवधू के दूसरे विवाह का निर्णय उसके प्रति प्रेम का प्रतीक है। अगर उन्हें अपना ही मोह होता तो वो पुत्र की मृत्यु पर शोक मनाते या अपनी पुत्रवधू को अपने पास रोक लेते, लेकिन ऐसा न करके वो अपने पुत्र की मुक्ति और पुत्रवधू की खुशी को ही वो महत्व देते हैं और वो चली जाती है। फिर उनका जीवन अपने ढर्रे पर चलने लगता है। वही भादों की रात में जो है श्रम करना, वही सुबह सुबह नदी जा कर के नहाना। तो भगत जो है वो बुढ़ापे में भी पैदल चलकर 30 कोस दूर जो है गंगा स्नान करने चले गए, क्योंकि संत समागम होने वाला था और अपने विचार के लोग वहाँ मिलने वाले थे। लोक दर्शन जनता के साथ जो है उनका एक संवाद होने वाला था, तो उसके प्रति जो लालच था उसके कारण वो चले गए।
और जब लौट कर आए तो बीमार हो गए। लेकिन जो कठिन जीवन उन्होंने अपना रखा था, नेम व्रत का जीवन, उसे उन्होंने नहीं छोड़ा। और ऐसे ही एक दिन भोर में लोगों ने उनका गीत नहीं सुना। सुबह सुबह उठ कर के गीत गाते थे, प्रभाती भी गाते थे। तो लोगों ने जब जा कर के देखा तो भगत का पंजर पड़ा था और आत्मा शायद कहीं चली गई थी। तो ये जो रेखा चित्र है, ये हमें किसान जीवन के जो उसकी दिनचर्या है, उसमें जो लोग हैं, उनके जो बाल गोविंद भगत के साथ उनका जो पूरा समाज है, उस समाज को हमारे सामने लेकर के आता है। अब आप देखिए, इसमें पढ़ते हुए जो ग्रामीण अंचल से आने वाले जो छात्र हैं, वो शायद समझ लेंगे कि इसमें हल की चर्चा है, इसमें रोपनी की चर्चा है, धान की जो है चर्चा है, कलेवा की चर्चा है। अब कलेवा जो है वो एक ऐसा शब्द है जो खेती करने वाले लोग ही शायद उसे जानते हैं कि जब कोई व्यक्ति अगर खेत में काम कर रहा है तो उसके काम करने के दौरान कुछ उसे खाने पीने की चीज़ें जो है घर से जाती हैं, दी जाती हैं, और उसके लिए कलेवा शब्द का उपयोग होता है। तो इस प्रकार से ये जो रेखा चित्र है, उस जीवन से और उस जीवन की शब्दावली से हमारा परिचय कराता है। इसी तरीके से खेतों का है, मेड़ है, हलवाहों की चर्चा है, पोखरों के ऊंचे भिंड की चर्चा है। तो ये जो शब्द हैं, ये शब्द जो है खास उस ग्रामीण समाज और उस कृषि संस्कृति से निकल करके आते हैं। इस पाठ में और भी है, जैसे ध्वनि से जुड़े हुए शब्द हैं। तो रिमझिम शब्द आता है, स्वर तरंग है, झंकार है। तो एक ध्वन्यात्मक शब्द है टर टर, जिसे मेढक बोलते हैं, या खजड़ी की जो आवाज़ है डिमक डिमक, या गुनगुनाना है शब्द है, जिसे मान लीजिए कि जिसमें उनके गायन का सुरूर, तो सुरूर जो शब्द है आमतौर पर नशे के साथ आता है, लेकिन वो मन के लगाव को जो है हमें बताता है। तो इस पाठ में और भी जैसे शब्द आपने अगर ध्यान दिया हो कि ध्वनि और संगीत से जुड़े हुए बहुत सारे शब्द आए हैं, क्योंकि संगीतमय जीवन है भगत का, तो उसके साथ करताल भी आता है, उसके साथ ताल भी है, गति भी है, ताल स्वर है, नाच की चर्चा है। तो प्रभाती एक शब्द आया है, सुबह में जो है जागने के लिए, जगाने के लिए, और आमतौर पर निर्गुण के गीत होते हैं, कबीर के गीतों का उपयोग होता है। तो ग्रामीण समाज में आज भी सुबह उठ करके, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस प्रकार का गायन करते हैं, और जो है अपने समाज में, अपने जो है लोगों को जो है एक तरह से वो उद्बोधन का गीत है, जगाने वाला गीत है। उसमें जीवन के बहुत सारे मर्म छुपे होते हैं, बहुत सारा जो है वो अनुभूत दर्शन उसमें छुपा हुआ होता है कि वो एक उसी जो है संगीत के माध्यम से उसको वो बार बार जीवन के विविध आदर्शों को भी स्मरण करते हैं, उसके तथ्यों का स्मरण करते हैं, जीवन के यथार्थ को स्मरण करते हैं। कबीर के जो गीत हैं वो उनके स्वर से निकलते हैं, और वो उनको एक नई जो है चेतना देते हैं। तो जीवन और संगीत, भगत का जीवन क्या है कि जीवन में संगीत है, जीवन में आदर्श है, जीवन में यथार्थ है, और इनमें कहीं भेद नहीं है। और इस तरीके से संगीत कोई हमारे जीवन से बाहर की वस्तु नहीं है, ये भी हम इस पाठ से समझ सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात जिसकी ओर मैं आपका ध्यान जो है दिलाना चाहता हूँ कि पाठ में भारतीय पांचांग, विक्रम संवत जो यानी कि जो हमारा इंडियन कैलेंडर है, उससे जुड़े हुए बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। और इसमें आप देखिए कि बहुत सारे ऐसे महीनों के नाम आए हैं, जैसे चैत का महीना है, भादो का महीना है, फागुन का महीना है। तो इस प्रकार के जो शब्द आए हैं, आप ढूंढिए कि क्या अभी आज हमारे जीवन में ये शब्द बचे हैं। और अगर
बच्चे हैं तो उनके नाम ज़रा सा ढूंढिए कि हमारे हिंदी में महीनों के नाम क्या हैं। हमारे ज़्यादातर जो पर्व मनाए जाते हैं, जो हमारे त्यौहार मनाए जाते हैं, ये सब भारतीय महीनों के, भारतीय तिथियों के अनुरूप मनाए जाते हैं। बहुत कम ही ऐसे हैं त्यौहार जो अंग्रेजी तिथि से मनाए जाते हैं। तो जो ग्रेगोरी कैलेंडर है और जो हमारा भारतीय जो विक्रम संवत या शक संवत जो भी पंचांग हमारा भारत में चलता है, उसके महीनों में एक जो है भिन्नता होती है। लेकिन मोटे तौर पर मान लें कि चैत्र का जो महीना है वो हमारे मार्च से उसको हम जोड़ सकते हैं, बैसाख के महीने को अप्रैल से जोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से एक बार आप जो ढूंढने की कोशिश करिए, जानने की कोशिश करिए कि हमारा कौन सा भारतीय महीना कौन से अंग्रेजी महीने के साथ जुड़ता है। इस पाठ से ये जो है एक्सरसाइज आप आगे और कर सकते हैं। कुछ क्रिया विशेषणों का भी इसमें प्रयोग हुआ है, उनको पहचानिए, देखिए कि कैसे उनका प्रयोग होता है, पुस्तकों का उपयोग करिए। इस पाठ में बहुत जो है सक्रिय रूप से जब लिखते हैं राम वृक्ष बेनीपुरी तो जो क्रियाएं हैं और उनके साथ जो है विशेषणों का जो प्रयोग करते हैं वो एक अलग ही उसका फ्लेवर है, उसकी एक अलग ही छटा है। तो एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते हैं, तो वो इस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग करते हैं। तो बाल गोविंद भगत जो है इस पाठ को पढ़ते हुए हम भाषा संबंधी भी जो है अपना ज्ञान प्राप्त करते हैं और एक जो है जो ग्रामीण जीवन है, जो कृषि का जीवन है, उस जीवन का भी हम परिचय प्राप्त करते हैं। यानी कि जीवन का यथार्थ भी है और भाषा की समझ भी इस पाठ से विकसित कर सकते हैं। एक अतिरिक्त सूचना के रूप में आप इस बात को ले सकते हैं कि बाल गोविंद भगत नाम से एक फिल्म भी आई थी 1996 में, जिसके निर्देशक ब्रजभूषण थे और इस फिल्म के मुख्य कलाकार राकेश पांडे और अनीता नाइक है। तो इस फिल्म में भी इसी कहानी को रखा गया है इस आधार पर। तो आप अतिरिक्त जो है संलग्नता के लिए आपकी रुचि अगर हो तो उस पूरे परिवेश को अगर आप दृश्य के रूप में भी देखना चाहते हैं तो इस फिल्म को आप देख सकते हैं। तो बाल गोविंद भगत जो है एक रेखा चित्र इस प्रकार से है जो हमारे सामने बाल गोविंद भगत, उनका जीवन, उनका समाज और उस संस्कृति को सामने रखता है जिसके भीतर वो जी रहे थे। उम्मीद करता हूँ कि बाल गोविंद भगत पाठ आपको पसंद आएगा और इस पाठ को एक बार और पढ़कर आप इसकी विशेषताओं को जानने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।